नमस्कार, पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ में क्या होता है, पहले तो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया रहता है। हम लोगों को क्या है, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। नीट और जेईई के एग्ज़ाम में केवल प्रश्न आएगा क्या वह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है कि नहीं। तो इस लॉ को केवल हम लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले यह लॉ दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, मतलब इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another। अब इसको हम समझेंगे कैसे, आइए। जैसे मान लीजिए A एंड B दो एलिमेंट है, ठीक है। अब ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, AB बनाता है, और दूसरा कंपाउंड क्या बनाता है, AB2। मान लीजिए AB2 बनाता है। अब इसमें परिभाषा क्या है, दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक का मास को फिक्स रखा जाता है। मान लीजिए A को मास ऑफ A को हम फिक्स कर लिए हैं, फिक्स्ड, ठीक है। और एक का मास डिफरेंट रहता है। जैसे मान लीजिए B का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। B का मास क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंपाउंड में B का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, इसमें जो है B का मास डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए B का मास क्या है, M1 है, और इस कंपाउंड में B का मास क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो कह रहा है, अब इसका जो अनुपात होगा M1 अपॉन M2, इसका जो अनुपात होगा किस में होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, परिभाषा के अनुसार ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट है। अब दोनों क्या करता है, आपस में कंबाइंड करके एक बनाता है H2O, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बनाता है H2O2, ठीक है। दो कंपाउंड बना लिया है, एक में वाटर बना लिया है, एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया है। ये सब कंपाउंड आप पहले भी देखे होंगे। अब देखिए इसमें परिभाषा में क्या कहता है, एक का मास को फिक्स रखा जाता है और दूसरा जो मास होता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे इस कंपाउंड में मान लीजिए 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है। और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास दोनों कंपाउंड में समान है, और ऑक्सीजन का जो मास है एक में 16 ग्राम है और दूसरा में 32 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का जो मास है इस कंपाउंड में, इसको हम लोग मान लेते हैं M1, ठीक है। इस कंपाउंड में M2 है। अब ये दोनों का जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आना चाहिए, तभी हम जानेंगे ये कंपाउंड बना है। अगर सिंपल रेशियो नहीं आएगा तो समझेंगे वह कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे H2O है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में H2O है, ठीक है, इसमें H2O2 है।
इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है, और इसमें कितना है हाइड्रोजन 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है इसमें 16 ग्राम है, और इसमें 32 ग्राम है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, इसको हम लोग M2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका स्टेटमेंट कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, जो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, M1 और M2 का जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो होगा। यहाँ पर कितना है, M1 का मान कितना है 16 और M2 का मान कितना है 32। अब इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 1:2। मतलब इसका ये हुआ कि अगर H2O में ऑक्सीजन का जब 16 ग्राम हाइड्रोजन के फिक्स मास से अगर रिएक्शन अभिक्रिया करेगा तो वाटर बनेगा, ठीक है। अगर वही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम अगर कंबाइन करता है तो एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम रहेगा H2O2। यहां तक तो क्लियर है। अगर हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम कंबाइन करेगा तो वाटर बनेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का 32 ग्राम अगर कंबाइन करता है तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, सिर्फ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम को पालन करता है कि नहीं करता है। जैसे आपका प्रश्न रहेगा H2O और H2O2 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है कि नहीं, बस आपको इसी का आंसर देना है। अब मान लीजिए दूसरा कंपाउंड रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए ये एक में बना लेता है CO, दूसरा बना लेगा CO2, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, किसी एक एलिमेंट के मास को हमेशा फिक्स करने की जरूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, 2 कंपाउंड है, एक में अगर हम मान लीजिए कार्बन है, दूसरा में क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम है, और इस कंपाउंड में भी कितना है 12 ग्राम है, ठीक है। और ऑक्सीजन इस कंपाउंड में कितना है 16 ग्राम है, और इस कंपाउंड में कितना है 32 ग्राम है। क्लियर है। अब देखिए कार्बन का मास क्या है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, फिक्स्ड लिख देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मास क्या है, दोनों कंपाउंड में डिफरेंट है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग सिंपल रेशियो निकालेंगे। इसका मान M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, M1 और M2 का जो रेशियो आएगा वो एक क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए M1 और M2 क्या हो जाएगा 16/32, ठीक है। इसको अगर सिंपल करेंगे तो 1:2 होगा, 1/2 होगा, और M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करेगा, अगर कार्बन से 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो CO का निर्माण होगा। अगर कार्बन से 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए NO, बहुत फेमस कंपाउंड है। जैसे एक कंपाउंड NO हो गया, ठीक है, NO, ठीक है। N2O ले लेते हैं, दूसरा कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं NO, तीसरा कंपाउंड एक ले लेते हैं NO2, ठीक है। एक चौथा कंपाउंड ले लेते हैं N2O3, एक पांचवा कंपाउंड ले लेते हैं N2O5। ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, और इसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं N2O में। तो N2O में क्या है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ले लीजिए NO, तो N में कितना है 7 है और ऑक्सीजन कितना है 16 है, ठीक है। अब तीसरा कंपाउंड ले लीजिए 7, नाइट्रोजन का मास कितना है 7 है और ऑक्सीजन कितना है 32 है। चौथा कंपाउंड लीजिए N2O, 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 नाइट्रोजन है तो इसलिए 28 होगा, ठीक है। 14 होता है 14, ये 14 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है। फिर इसमें कितना है ऑक्सीजन 3 है तो 48 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में कितना है N2, 28 और 80 है। अब इस कंपाउंड में देखिए, अब कहेंगे मास हम किसका फिक्स करेंगे, पूरा तो जिग जैग में है, इसका 28 है, 14 है, 14 है, इसका भी मैच नहीं कर रहा है लगातार। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए NO लिए हैं, ठीक है, इसके मास को आप बराबर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स करिए या फिर नाइट्रोजन के मास को आपको फिक्स करना है, किसी भी एक के मास को आपको फिक्स करना है, आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन के मास को ही फिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 14 है तो यहाँ 1 मोल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है। 2 मोल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और इसको भी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए N2O, ये भी तो 14 है, इसको भी 2 मोल ले लेंगे, पहले से 1 मोल है अब 2 मोल कर देते हैं। तो अब इसका कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी मान 28 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 16, पहले 32 था तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, गुना 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक जैसा लग रहा होगा, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है 28, 28, 28, 28, 28, मतलब नाइट्रोजन के मास को हम लोग अब फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है 16 है, 32 है, 64 है, 48, 48 है और 80 है। तो 64 को हम नीचे भी कर सकते हैं और 48 को ऊपर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए इसका मास निकालना है, एक का तो मास फिक्स रहेगा, अब दूसरा जो मास है उसका मास जो होता है एक सिंपल रेशियो में आना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 16, ठीक है, इज टू 32 इज टू 64 को हम बाद में लिखेंगे, 48 को पहले लिख देते हैं, 48 इज टू 80, 64 फिर इज टू 80 लिख देते हैं, मतलब 16, 32, 48, 64 और 80 हो गया है। अब इसको सिंपल करेंगे 1, 2, 3, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 होगा, 5 से गुना करेंगे तो 80 होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4 इज टू 5, यही मेरा सिंपल रेशियो आना चाहिए, ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो N2O बनेगा, ठीक है। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है नाइट्रोजन से, नाइट्रिक ऑक्साइड से, तो ये क्या बना लेगा NO बना लेगा। अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो एक अलग कंपाउंड बना लेगा NO2। अगर 48 ग्राम ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर कंबाइन करेगा तो N2O3 बना लेगा, ठीक है। अगर 80 ग्राम ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर कंबाइन करता है तो क्या बना लेगा N2O5 बना लेगा। इस तरह से जिस मेरा कंपाउंड बन जाता है, अगर इस रेशियो में नहीं आएगा तो वो कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आइए हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रश्न है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट कंपाउंड दैट आर फ्लोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएगा, आपको बताना है इस चारों
विकल्प जो दिया गया है उसमें कौन सा दो कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है। पहला देखिए, पहला में क्या है, 3 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है। ये तो करेगा ही नहीं, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा था, 2 एलिमेंट कंबाइन करता है, ठीक है, इसमें 3 है। फिर दूसरा विकल्प में भी क्या देखिए, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन सी में कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। और चौथा में क्या है, एस भी है, ओ भी है और सी भी है, तो ये भी गलत होगा, केवल और केवल सी सही होगा, ठीक है। सी क्यों सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार केवल 2 ही एलिमेंट आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा, उसमें एक का जो मास होगा उसको हमेशा फिक्स रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और CO, ठीक है। तो प्रश्न आपको इसी तरह से एग्जाम में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, 2 कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ओनली टीन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या है, टीन और ऑक्सीजन है, हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन है, ठीक है। जैसे कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, 2 कंपाउंड है। इसमें क्या है, मास परसेंटेज ऑफ टीन और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है सो डैट दीज डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह आपको कहीं पूछ ऐसा भी कर सकता है, क्या यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको प्रश्न आएगा। तो इसमें क्या करना है, एक के मास को आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। एक के मास को हम लोग फिक्स कर ले, मान लीजिए हम इसमें ऑक्सीजन के मास को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसका मान लीजिए फिक्स मास 1 ग्राम मान लेते हैं हम लोग, फिक्स लेटस फिक्स द मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या 1 ग्राम रहेगा उसका। ऑक्सीजन का मास को 1 ग्राम हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 21.23 ग्राम ही ले लीजिए या पार्ट्स ले लीजिए, पार्ट्स ही लेते हैं, पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितना 78.77 पार्ट्स बाय मास ऑफ टीन, ठीक है। कितना हुआ है, 21.23 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 78.77 पार्ट्स बाय मास ऑफ टीन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1 पार्ट कैसे रिएक्शन करेगा, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या इसको 1 ग्राम भी लिख सकते हैं या पार्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 पार्ट्स या ग्राम ही ले लीजिए, इसको हटा देते हैं हम लोग, ग्राम कर देते हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। कंबाइन COMBINE कंबाइन विद पार्ट्स, ग्राम यहाँ पर हो जाएगा, ग्राम बाय मास ऑफ टीन, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना करेगा, 78, कितना करेगा ये 78.77 अपॉन कितना करेगा ये 21.23 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो भाग देना पड़ेगा, भाग में तो काफ़ी समय लगेगा। इसको हम लोग अंदाज से लिख सकते हैं 3 पॉइंट संभवतः 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.7 के आसपास आएगा, ठीक है।
यहाँ तक आ गया इसका मान। अब पहला कंपाउंड तैयार हो गया, कंपाउंड ए है ये, इन कंपाउंड ए, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड में हम लोग देखते हैं, दूसरा कंपाउंड में कितना है, हाँ कंपाउंड बी, इन कंपाउंड बी में कितना है 11.88 ग्राम बाय मास ऑफ ऑक्सीजन combines with कितना ग्राम है 88.12 ग्राम ऑफ टीन, ग्राम बाय मास ऑफ टीन, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग ग्राम बाय मास ऑफ टीन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 1 ग्राम में निकालेंगे, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 88.12 अपॉन 11.88 ग्राम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11×8 = 88, ये भी नहीं होगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इसको हम भाग दे लेते हैं, 88 12 11.8 11 चाहिए, ठीक है। सिंपल रेशियो आएगा, सिंपल रेशियो आना चाहिए। अब देखिए M1 का मान कितना है 3.7 है और M2 का मान कितना है 7.6 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे M1 अपॉन M2 तो लगभग आपको 1.2 आएगा। थोड़ा सा पॉइंट के बाद कुछ अलग मिले, लेकिन आपको सॉल्व जब करेंगे तो लगभग इसको इतना मान लीजिए 1:2 के आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह जो डाटा दिया गया है वह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है। प्रश्न आपको इसी तरह आएगा, 4 विकल्प दे देगा, उसमें किसी एक विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन इज फाउंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होता है, ये रिस्टर के द्वारा 1794 में दिया गया था, रिस्टर, ठीक है। अब इस नियम में क्या कहता है, स्टेटमेंट को हमको याद नहीं रखना है, केवल स्टेटमेंट को हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। इस नियम को पहले हम देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन डिफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, एक एलिमेंट ए है, ठीक है, कंबाइंस विद 2 अदर एलिमेंट्स बी एंड सी। देखिए ए का डिफिनिट मास, ठीक है, कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट बी एंड सी से, ठीक है, टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ये क्या करता है 2 कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इफ ए एंड बी, एक मिनट पहले हम इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, ठीक है। पहले ए बी कंबाइंड करता है बी और सी के साथ, क्या स्टेटमेंट है, ए कंबाइंस विद 2 अदर एलिमेंट बी एंड सी। अब इसको हम लोग लिखेंगे ए कंबाइन करता है, ए कंबाइन करता है किससे, बी और सी से कंबाइन करता है, ठीक है, और 2 कंपाउंड बनाता है। डेफिनेशन में देखिए ए कंबाइंस विद 2 अदर एलिमेंट्स बी एंड सी। ए कंबाइन किससे किया है, बी और सी से, तो कंपाउंड 2 बनाएगा, ए बी, और यहाँ क्या बना लेगा, एक ए सी बना लेगा, ठीक है, बी और सी बना लेगा, ठीक है। इफ बी एंड सी ऑल्सो कंबाइन टू फॉर्म
अ कंपाउंड, ठीक है। और बी और सी जो है ऑल्सो कंबाइन करता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब देखिए बी और सी कंबाइंड करके क्या बनाता है, बी और सी बना लिया, ठीक है। फॉर्म अ कंपाउंड देयर कंबाइनिंग मासेस आर इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, या तो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए और बेयर अ सिंपल रेशियो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी व्हिच कंबाइन विद द कांस्टेंट मास ऑफ ए। देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, समझ गए, याद रखना तो संभव है नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा स्टेटमेंट कहा है, ए कोई फिक्स मास है, वो बी और सी से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब बाद में क्या करता है, बी और सी डायरेक्टली कंबाइन करता है, तो उसका जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट क्या किया, पहले क्या किया, ए बी कंबाइन किया है। ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। ए और प्लस बी कंबाइन करके क्या बना लिया है, ए बी बना लिया है, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं ए बी बना लिया है, ठीक है। मान लीजिए इसका x ग्राम है, ठीक है, बी का y ग्राम है, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी कंपाउंड में x:y हो जाएगा, ठीक है। मान लिए हम लोग x ग्राम इसका मास है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या बनाया है, ये दूसरा कंपाउंड क्या बना लिया है, ये C प्लस बी, ठीक है, सी और बी बना लिया है, तो ये क्या बना लेगा, सी बी। अब इसमें इसका हम रेशियो देखते हैं। इसका रेशियो मान लीजिए z ग्राम है सी का, और y का तो पहले ले लिए हैं y ग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, z:y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें देखिए हमको पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है ए और सी का जो अनुपात होगा क्या होगा, x:z, ठीक है। ये x:z होगा, मास लिख देते हैं, मास ऑफ ए और सी का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए सी हो गया। अब बी सी देखिए, बी प्लस सी जो डायरेक्टली कंबाइंड करता है बी सी, ठीक है। तो इसका मास मान लीजिए क्या है, बी और सी करता है, ठीक है। तो या सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सी बी ही लिख लेते हैं, सी प्लस बी, ठीक है। ये सी बी जो बनाता है इसका मास मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डायरेक्टली कंबाइन करता है इसका मान लीजिए यू और इसका मास को मान लीजिए भी, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा U:v। अब देखिए जो डिफरेंटली ए सी कंबाइन कर रहा है किससे, देखिए यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी जो डिफरेंटली कंबाइन कर रहा है किस रेशियो में है, ये यहाँ पर तो ये तो कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, मान लीजिए इसको फिक्स कर देते हैं। और ये क्या है, x ग्राम है और c क्या है, z ग्राम है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो फिक्स मास हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी जो है, ए सी इसका क्या आया है, x:z आया है, ठीक है, जो डिफरेंटली कंबाइन किया हुआ है ए के साथ, फिक्स मास ऑफ ए के साथ कंबाइन ए सी किया तो उसका रेशियो क्या है, x:z है, ठीक है। और जब सी बी या बी सी डायरेक्टली कंबाइन किया है तो उसका रेशियो क्या है, सी बी। जब डायरेक्टली कंबाइन किया है तो उसका रेशियो क्या है, यू भी है। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, जो इसका अनुपात होगा x/z इज इक्वल टू u/v, या तो ये बराबर होगा या तो ये n टाइम्स होगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट यही कहा है, बस इतना सा है। जो यहाँ पर B और C A के फिक्स मास के साथ जो रिएक्शन कंबाइन किया है उसमें AC का जो रेशियो है, ठीक है, और B और C जो डायरेक्टली कंबाइन किया है उसका जो रेशियो है वो आपस में या तो बराबर होंगे या फिर उसका n टाइम्स होगा।
अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोग निकाल लिए यहाँ पे n टाइम्स है ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के द्वारा मान लीजिए 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक हम ले लिए हैं मान लीजिए S ले लिए हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन ले लेते हैं बीच में हम लोग, ऑक्सीजन ले लिए हैं। एक क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन किससे करेगा, डायरेक्ट पहले ऑक्सीजन से करेगा, ठीक है, एक कंपाउंड बनाएगा, फिर ये क्या करेगा, S से करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है H और O, आप देखे होंगे क्या बनाएगा, ये H2O बना लेगा, ठीक है। H और S किसी कंपाउंड में आप देखे होंगे तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है, H2S बना लेता है, ठीक है। जब A मान लीजिए इसको A है और ये B है, दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया है, H2O, ठीक है। और फिर A और C दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया है, H2S बना लिया है ये, ठीक है, H2S बना लिया है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर डायरेक्टली कंबाइन करके क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा, ठीक है, ये बना लिया है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें एक तो फिक्स है, इसमें जैसे इसमें मान लीजिए क्या है, इसमें हम लोग मानते हैं, इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें क्या है, सल्फर है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। तो इसमें क्या किया है, इसमें ऑक्सीजन देखिए 16 ग्राम है, ठीक है, 16 ग्राम है। इसमें सल्फर कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O बनाता है, ठीक है। उसमें क्या है, 32 ग्राम सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका रेशियो क्या है, अब इसमें इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इसका रेशियो जो निकलेगा, मान लीजिए इसका रेशियो कुछ भी निकले, और जो इसका रेशियो निकलेगा, इसमें किसका रेशियो निकलेगा, ऑक्सीजन और सल्फर का, वो क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर उसका n टाइम्स होगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें रेशियो कितना है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन जो डिफरेंट है, सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो कितना आ जाएगा, 16:32 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर देखेंगे, इसका मान आपको दिया रहेगा, आपको प्रश्न में जो भी मान लीजिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो मान लीजिए यहाँ सल्फर कितना है, 32 ग्राम है, और इसमें कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, OS में कितना हो जाएगा, 32/32। इसको अगर सिंपल करेंगे तो 1:1 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशियो क्या आता है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इस कंपाउंड को हम मान लेते हैं, O को मान लेते हैं हम, मान लीजिए X मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग, प्रश्न में क्या माने थे, इसको मान लेते हैं हम, मान लीजिए Z मान लेते हैं S को, ठीक है, Z मान लिए हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं U, और इसको V मान लेते हैं S को, ठीक है। अब देखिए X/Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U/V, ठीक है। या तो इसका बराबर होगा या तो फिर n टाइम्स होगा। जैसे X/Z कितना आया है, 1:1/2 है, फिर UV का मान कितना है, 1 आया है, ठीक है। ये क्या है, दोनों के बराबर नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, जो इस कंपाउंड में मेरा रेशियो है X और Z का,
वो इस कंपाउंड में इसका डबल है वो, ठीक है। तो यही इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नियम है। जो कंपाउंड ए फिक्स है, बी और सी के साथ अब कंबाइन करके जो कंपाउंड बनेगा और उसका जो रेशियो आएगा, जो डिफरेंटली एलिमेंट है वो रेशियो, जो डायरेक्टली कंबाइन ओ और एस करेगा उसके रेशियो के या तो बराबर होगा या तो n टाइम्स होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 2 टाइम्स आ गया है, इसके आगे 3 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 2.5, 3.5, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं है, केवल मल्टीपल टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये नियम यहाँ तक समाप्त हो जाता है। अब इस पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, देखिए NH3 अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। एक अमोनिया है, ठीक है, उसमें इतना परसेंटेज हाइड्रोजन है। वाटर कंटेन्स 88.90 ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen, so that these data illustrate the law of reciprocal proportion, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है। ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें जो भी डाटा दिया है उसको गिवन करेंगे हम लोग, तो सीधे यहाँ पर लिख देंगे गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, जब भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लागू होगा 3 एलिमेंट के लिए होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें आपका हो गया नाइट्रोजन, फिर क्या हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद इसमें क्या है वाटर है, ठीक है, उसके बाद 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक के मास को हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के मास को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पहले इसको रिएक्शन करा देते हैं N से, ठीक है, फिर इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं O से, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं जो डायरेक्टली कंबाइन करता है N2O3 से। तो यहाँ क्या बनाता है N2O3, प्रश्न में देखिए दिया हुआ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बनाता है NH3 बनाता है, ठीक है, NH3 होगा ये NH3, ये अमोनिया बनाता है और HO मिलेगा तो क्या बना लेगा वाटर बना लेगा, ठीक है। तो ये मेरा कंपाउंड बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए परसेंट में दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो मास भी वही मान लेंगे। इसमें क्या है हाइड्रोजन के मास को हम लोग फिक्स कर लेंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 ग्राम है और यहाँ पर 2 ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मास को हम लोग मान लेंगे, फिक्स कर लेंगे, 1 ग्राम मान लेंगे और उसी पर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो इसके रेशियो के या तो बराबर होगा या तो फिर उसका मल्टीपल का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स के रूप में आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यही रेशियो आएगा आपको। इसमें आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, ठीक है, हिंट दे देते हैं इसका। जैसे 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इस देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद, इसका क्या हो जाएगा 82.35 अपॉन 17.65 हो जाएगा।
1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो रेशियो आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के उसके बाद वाटर है। ठीक है, अब देखिए वाटर में क्या है, इसका 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, इसमें आप लोग लिखिएगा 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 88.90, ठीक है, अपॉन 11.10, ये आ जाएगा आपको। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको निकल जाएगा नाइट्रोजन का, इसमें निकल जाएगा आपको ऑक्सीजन का। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स मास दैट इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो भी यहाँ पर मास आएगा आप उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा कंपाउंड है N और O, ये सीधा लिखा हुआ, इसका परसेंट दिया हुआ है। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, इसका परसेंट दिया हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 36.85 इज टू, फिर इसका देखिए 63.15 61. अब इसको सिंपल करेंगे, इसको अगर जो सिंपल करेंगे तो जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो इसको सॉल्व नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, इसका जो वैल्यू आएगा या तो बराबर आएगा या उसका मल्टीपल में आएगा, मतलब दुगुना तिगुनी चरगुनी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं यह जो दिया गया डाटा है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यूमेरिकल है, सेम तरीका से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे H2S है, इसमें भी 3 एलिमेंट होगा, H है और क्या है, S है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, फिर O है। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 एलिमेंट हैं, अब तीनों एलिमेंट लास्ट में क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, 80% कंटेंट 50% हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों 50-50 का रेशियो है। इसमें भी सेम करना है आपको, जैसे H ले लेंगे आप, ठीक है, फिर यहाँ पर S ले लेंगे, फिर यहाँ पर O ले लेंगे। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनेगा, तो पहला क्या बनाता है, H2S बनाता है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, H2O वाटर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर H2S है, H2S। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना लिया है। इसमें देखिए किसी एक के मास को आप फिक्स कर लें। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर लेते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसका जो रेशियो आएगा और इसका जो रेशियो, इसका तो 50-50 रेशियो, क्योंकि 50% इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:1 आएगा। ठीक है, और इसका जो रेशियो आएगा, दोनों को लास्ट में क्या करिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। इक्वल करने के बाद आप देखिएगा दोनों का रेशियो जो है बराबर है या उसका कितना गुना है। अगर आ गया तो समझ जाइए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग प्रयास करिएगा, सब एक ही प्रकार का है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये दिया था गे लुसेक के द्वारा 1808 में दिया गया था। ठीक है, अब इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द गैसियस रिएक्शन
द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट कर रहा है, अगर मान लीजिए ए है, कंबाइन करता है बी से, ये बना लेता है सी, सभी गैस फॉर्म में रहेगा। ये केवल गैस के लिए ही ये नियम बना है। ठीक है, ये भी सी गैस बना लेता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये हम लोग बैलेंस कर लिए हैं। ये कह रहा है रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, इसका आपके मन में एक ख्याल आता होगा, इधर रिएक्टेंट कितना है, 1 3 1 4 है, तो इधर 2 का है हुआ। तो ये केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ही होता है, जितना हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ ए एक डिफरेंट गैस है, अलग गैस है, बी भी एक अलग गैस है, दोनों मिलके एक सी बनाया, सी भी एक अलग प्रकार का गैस बना हुआ है। मतलब इसका एक वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम लिए हैं। मतलब इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम मिला के एक सी टाइप का गैस बना रहा है। सी टाइप का अलग ही इसका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, यहाँ सर वॉल्यूम क्यों लिए हैं, यहाँ भी वॉल्यूम लिए हैं। आप 1 kg 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 15 लीटर लेते, लेकिन वॉल्यूम क्यों लिए हैं? तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब हुआ इसके लिए फिक्स क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और प्रेशर भी क्या है, प्रेशर भी फिक्स है। अगर मान लीजिए यहीं पर एक कंडीशन लगा देता एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर मेरा हो जाता है 273.15 केल्विन हो जाता है, और वॉल्यूम कितना हो जाता है 22.4 लीटर हो जाता है। जहाँ पर हम 1 वॉल्यूम लिए हैं तो वहाँ पर हम 22.4 लीटर लेते। ठीक है, जहाँ पर मेरा 3 वॉल्यूम लिया गया है वहाँ पर हम लोग लेते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 20 जो भी आता है, उसके बाद यहाँ पर 22.4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमको स्टैंडर्ड कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम में लिए हैं। अब देखिए इसका रेशियो क्या है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, ये रेशियो हो गया इसका 1:3:2। मतलब इन अ गैसियस रिएक्शन, यहाँ पर गैसियस हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप, गैस जहाँ लिखा हुआ है, इन द गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंपल रेशियो में रहेगा, 1:3:2 रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग H2 प्लस N2, ये गैस है, क्या बना लेता है, NH3 बना लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लिए। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, ठीक है, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या इसका रेशियो हो जाएगा, 3:1:2 हो जाएगा इसका। ठीक है, यही कह रहा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये लूसेक के द्वारा दिया गया था। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, H2 प्लस Cl2, ये लॉ केवल गैसियस रिएक्शन के लिए ही लागू होगा, रिएक्टेंट भी मेरा गैस होगा और प्रोडक्ट भी मेरा गैस होगा। तो अब इसमें देखिए क्या बना लेता है, HCl, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका 1 वॉल्यूम,
इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम है और इसका 2 वॉल्यूम है। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 1:1:2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है। ये संयोग है जो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर हो गया, लेकिन हम लोगों का वॉल्यूम बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम, ये संयोग है, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे टोटल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर, वॉल्यूम बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। ये गैसियस रिएक्शन में, इससे पहले भी एक रिएक्शन लिए हैं जब अमोनिया बना है, तो ये 3 1 4 वॉल्यूम बनना चाहिए अमोनिया, लेकिन बनता कितना है मेरा? केवल 2 वॉल्यूम ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं गैसियस रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट मेरा नहीं बनेगा, केवल एक सिंपल रेशियो में होना चाहिए, जैसा कि हम लोग इन सिंपल रेशियो, ये चीज़ को फॉलो करना ज़रूरत रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, एक न्यूमेरिकल आ गया है। इस पे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका स्टेटमेंट तो पूछेगा नहीं, केवल आपको स्टेटमेंट को समझकर उसको प्रश्न को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, अगर 1 वॉल्यूम है तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, 1 वॉल्यूम CO2 और 2 वॉल्यूम H2O के लिए। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ 0.25 हमको CH4 मीथेन दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको दिया हुआ है तो मान लीजिए इसका 1 वॉल्यूम, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डबल कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस उतना ही हमको चाहिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो वो मेरा ऑक्सीजन का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है। 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन gave 3.2 ग्राम ऑफ इट ऑक्साइड्स। ठीक है, इट्स ऑक्साइड 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल heated in steam gave 2.27 gram of its oxide. Which law is shown by this data? अब देखिए इस डाटा में क्या है, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जो मेटल है इसमें 2.3 ग्राम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बनाया, उसमें कितना रहता है? कंटेंट 2.0 ग्राम ऑफ मेटल है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करिएगा, मान लीजिए 100 ग्राम में कितना रहता है? 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 2/3.2 गुना 100। ठीक है, इसका जो मान आएगा, ठीक है, इसको फिर परसेंटेज में निकाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर दूसरा जो कंपाउंड बना है उसमें क्या है, मान लीजिए इसमें कितना ग्राम ऑक्साइड है? 2.27 ग्राम ऑक्साइड बना है। ठीक है, इसमें कितना मेटल है? देखिए यहाँ पर सेम है 1.42 ग्राम है। ठीक है, इसको फिर 100 ग्राम में निकाल लीजिएगा। ये कंपाउंड बी के लिए है, कंपाउंड बी के लिए है, इसमें 100 ग्राम में निकालिएगा आप लोग, तो 100 ग्राम में कितना? 1.42 अपॉन 2.27 100 कर दीजिएगा। ठीक है, 2 है। अब इसका जो मान आएगा, ठीक है, फिर इसको आप लोग परसेंटेज में निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप परसेंटेज में निकालेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा, तो समझ जाइएगा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम को पालन करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं फिर अगले क्लास